अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल शेख। जी व्यूअर्स, क्रिकेट शायकीन का 29 साल इंतजार अब है ख़त्म। पाकिस्तान में क्रिकेट का रौनकों भरा मेला वापस लौट आया है। क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का चैंपियंस की जंग आज से शुरू होने जा रही है। नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना कराची में सजेगा एक तारीखी मैदान, जहां आज मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैंपियंस का फैसला सिर्फ न्यूज़ पर। चैंपियन कौन, फेवरेट कौन, मैदान में कौन छाएगा, कौन हारेगा, इन सब सवालात के जवाब देंगे हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर और कौमी मेंस टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हम आपसे बात तो करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बताते चलें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में आज मैच होने जा रहा है। हारून सर, आज पहला मैच होने जा रहा है। ओपनिंग की है मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से। और यहाँ पे यही बताती चलूँ कि जो भी ट्राई सीरीज़ हो रही थी, न्यूजीलैंड अपने दोनों ODIs पाकिस्तान के खिलाफ जीत चुका है। तो क्या लगता है कि आज के मुराज दोनों टीम के कैसे होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड आ रहा है अनबीटन और पाकिस्तान दोनों वो मैचेस हार चुका है। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हर दिन एक नया मैच होता है। जो हम कॉन्फिडेंस लेवल की बात करते हैं, मोरल बूस्टिंग की बात करते हैं, देयर इज़ नो डाउट कि अगर आप पीछे से मैचेस जीतते हुए आएँ तो आप एक कॉन्फिडेंट नोट पे आप किसी भी मैच में हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान क्योंकि दोनों मैचेस न्यूजीलैंड से हार चुका है, मे भी थोड़ा सा वो एप्रीहेंसिव ज़रूर होंगे, लेकिन प्रोफेशनल सेटअप में ये बहुत जल्दी ओवरकम हो जाता है, क्योंकि इन सबको पता है कि नया दिन है, नया मैच है, नए कॉम्बिनेशन के साथ हम खेलेंगे और हमारे पास जो भी स्ट्रेंथ है और जो हमारी वीकनेसेस है उनके ऊपर हम काबू पाएंगे। सो मेरे अपने नज़दीक क्राउड फैक्टर भी एक डेफिनेटली रोल प्ले करेगा। होम कंडीशंस हैं, पाकिस्तान को अच्छा करना चाहिए। पाकिस्तान की टीम में कैपेबिलिटी है, माइनस एक दो प्लेयर्स जिसके ऊपर बहुत सारी बातें होती रही हैं। आई थिंक अब उनको हमें भूल जाना चाहिए, लेकिन आई होप कि एक अच्छा मैच और एक अच्छे टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा है आज। और आई विश के आज क्राउड जो है वो अच्छा खासा मैदान में मौजूद हो। अच्छा सर, बात की हम आपने पिच कंडीशंस की, तो मैं यही बताती चलूँ कि नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने 352 को भी चेस किया हुआ है। साउथ अफ्रीका ने जो बनाया था उन्होंने बहुत अच्छा चेस किया था, लेकिन क्राउड फैक्टर की पिच की जब बात कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड को भी बहुत अच्छी तरीके से पिच का पता है। तो मतलब यहाँ पर कोई एडवांटेज तो पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता आज के मैच में है। खाली जो चेंजिंग है वो एक हारिस रऊफ़ की है कि हारिस रऊफ़ अब एडिशन हुई है। तो क्या लगता है कि आज पाकिस्तान को क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या टेक्निक के साथ जाना चाहिए, क्या अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का जो इस वक्त स्क्वाड है उसमें बहुत ज़्यादा इन्हिसार पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है वो अपनी फास्ट बॉलिंग के ऊपर कर रहा है। अगर आपने देखा होगा कि ये एक ही स्पिनर को इन्होंने स्क्वाड में इंक्लूड किया है, तो ये शो करता है कि वो जो स्पिनर है एक के साथ दो पार्ट टाइम बॉलर्स वो पांचवें बॉलर का खिला पूरा करेंगे। सो इसलिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा पाकिस्तान का कि पाकिस्तान के तीनों फास्ट बॉलर्स, जिसमें नसीम शाह, हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी, कितना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और कितनी जल्दी विकेट्स वो लेने में कामयाब होते हैं। देखें, शॉर्टर फॉर्मेट में जब तक आप विकेट्स नहीं लेंगे ओपोनेंट्स की, तो वो फिर वो स्ट्रांग होते चले जाते हैं, क्योंकि जब विकेट्स इन हैंड हो और आपके आखिर के 10 ओवर में बैटिंग आए तो आप बड़ा फ्रीली खेल सकते हैं और बड़े एग्रेसिवली खेल सकते हैं। जैसे हमने देखा पास्ट में भी कि न्यूजीलैंड ने 5 ओवर में 80 रन कर दिए बिकॉज दे हैड विकेट्स इन देयर हैंड। पाकिस्तान ने भी जो चेस किया 350 रन जो आपने कहे, उसमें भी आप देखेंगे पाकिस्तान के पास विकेट्स इन हैंड थी। इसलिए स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आगे जाते चले गए तो जितना भी आस्किंग रेट था वो उन्होंने अबूर कर लिया। साउथ अफ्रीका की टीम में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, बॉलिंग उन्होंने अच्छी नहीं की, उनके बॉलर्स इतने एक्सपीरियंस नहीं थे जो उन मैचेस में खेल रहे थे। अब वो चेंज हो गए, लेकिन न्यूजीलैंड का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसमें उनके पास पूरा पैकेज है इन दैट सेंस कि उनके पास फास्ट बॉलिंग पूरी है, उनके पास स्पिनर्स आउटस्टैंडिंग है। दोनों सेंटनर और ब्रेसवेल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग भी करते हैं, साथ साथ वो बैटिंग भी करते हैं। सिर्फ 5 विकेट्स लिए हैं दोनों ने। तो आप सोचे ना, जब वनडे क्रिकेट में विकेट्स लेना ही आर्ट है, क्योंकि पिचेस टेलर मेड होती हैं बैटिंग के लिए, आपको बॉलर्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं टू गेट विकेट्स। सो आई होप कि हम पाकिस्तान को जब देखते हैं, ये हारिस रऊफ़ के वापस आने से उनकी फास्ट बॉलिंग काफ़ी इंप्रूव होगी। और पाकिस्तान प्रॉब्ली मैं यही फील करता हूँ कि दोनों टीमें जो हैं अगर टॉस जीतेंगी
तो वो पहले बॉलिंग करने का कोशिश करेंगी। उसका रीज़न ये है कि एक तो जब शाम के वक्त जब ओस का फैक्टर आता है ना, तो उसमें बैटिंग निस्बतन आसान हो जाती है। बॉल के वेट होने की वजह से बॉल हाथ में आपके पूरी तरीके से आपके काबू में नहीं आता, कभी स्लिप कर जाता है। आप जिस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करना चाहते हैं वहाँ बॉलिंग नहीं कर सकते। तो इंटरेस्टिंग बैटल होगा, लेकिन ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी हम सबकी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान अच्छा करे और पाकिस्तान को इस टेस्ट क्योंकि हम तो डिफेंड कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, और पाकिस्तान को ज़रूर इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी कामयाबी हासिल करनी चाहिए। अच्छा सर, अगर आपको कुछ पता है कि सैंटनर को लेकर, ब्रेसवेल को लेकर, क्योंकि उनसे हमारी टीम क्या डरी हुई है या नहीं? नहीं, देखिए मैं ये चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल उसमें जब आप खेल रहे होते हैं ना, तो आपको पता होता है, आप जब अपना होमवर्क करते हैं, जब आप टीम मीटिंग्स करते हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स जो ओपोनेंट्स के हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को भी देखते हैं। जो अभी तक देखने में आया कि सेंटनर ने थ्रू आउट, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो वनडे हो, या चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, उसने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। ब्रेसवेल अभी फ्लेट उनका इमरजेंस हुआ है, वो आके जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, उससे ये हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। सो पाकिस्तान के जहन में डेफिनेटली होगा कि कौन कौन से बॉलर्स को उन्होंने टैकल करना है और किस सिचुएशन में टैकल करना है। अगर तो पाकिस्तान की विकेट्स महफूज रहती हैं, अगर वो पहले भी बैटिंग करते हैं, तो राउंड अबाउट जो अगर हम पिच की बात करें, वही पिच है जिसमें 350 रन चेज हुए। सो इसका मतलब है कि अच्छी बैटिंग पिच होगी, जिसमें बैटिंग को काफ़ी मदद मिलेगी, और पाकिस्तान की अगर पार्टनरशिप्स डेवलप हो जाती हैं, सो मेरे नज़दीक उम्मीद है कि जितने भी रन 340, 350 या 325 तक भी अगर आप कर जाते हैं, तो पाकिस्तान के पास इनफ बॉलिंग स्ट्रेंथ है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आज के इस पूरे मैच में, वो होगी फील्डिंग में डेफिनेटली न्यूजीलैंड हमसे ज़्यादा बेहतर है। वो उनकी ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी है, उनकी कैचिंग बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ हम पैचेस में अच्छी फील्डिंग करते हैं। हमारे पास कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अपोजिशन ने मार्क किए हुए होते हैं, जैसी बॉल उनके पास जाती है वो 2 रन ले लेते हैं। सर, हम चलते हैं अब कराची की तरफ। वहाँ से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन कर रही हैं सुमैया खुर्शीद, जो इस वक्त कराची मौजूद हैं। आए चल के उनसे पूछते हैं कि इस वक्त शायकीन क्रिकेट का कैसा जज्बा है कराची में, क्या वो एक्साइटेड हैं? अस्सलाम वालेकुम सुमैया, क्या हाल है आपका, और कराची वालों का क्या हाल है? आज पहला मैच, ओपनिंग मैच चैंपियंस ट्रॉफी का होने जा रहा है। जी बिल्कुल, कराची वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं और मुख्तलिफ गेटअप्स लेके भी कराची वाले यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पाकिस्तान के झंडे भी हाथ में, न्यूजीलैंड के झंडे भी हाथ में। शाइनी क्रिकेट का यही कहना है कि जो आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अपना बदला लेना है। सऊदी अफ्रीकी टीम में जो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया था, तो आज पाकिस्तानी न्यूजीलैंड को हरा के अपना वो बदला लेंगे। और मैं आपको बताऊँ कि 8 टीमों के माबैन ये मुकाबला है। कराची में 3 मैचेज होंगे, आज होगा, 21 फरवरी को होगा, 1 मार्च को होगा, और जो 14वां मुकाम है वो दुबई है, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया। तो जो इंडिया से मैचेस होंगे वो दुबई में होंगे। पाकिस्तान का 1 मैच, और पाकिस्तान को 3 मैचेस में से 2 मैचेस जीतने लाजमी हैं। आज का मैच भी बहुत अहम है, और जो इंडिया से मैच होगा वो मैच भी बहुत ज़्यादा अहम है। और इस वक्त जो है मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी के भी बहुत ज़बरदस्त इंतजामात हैं। इसके अलावा पाकिस्तान फोर्स के जो शेरदिल जवान हैं वो एयर शो का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तान के जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी, वो हमारे खुसूसी के तौर पर शरीक होंगे। टॉस जो है इस वक्त खेला जा रहा है ग्राउंड के अंदर, और मैच जो है वो शुरू होगा। शायकीन क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा लंबी कतारें लगी हुई थी। टिकट देख के जो है वो शायकीन क्रिकेट को अंदर जाने दिया। आपके साथ शायकीन क्रिकेट भी मौजूद हैं, उनसे पता करके हमें बताएं कि क्या लगता है आज कौन जीतने वाला है। शायकीन क्रिकेट का यही कहना है कि पाकिस्तान को हर हाल में आज का मैच जीतना है, और हम पाकिस्तान के ही साथ हैं। और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी परचम लिए बहुत सारे शायकीन क्रिकेट जो है वो आए हैं, और इस वक्त जो है वो ग्राउंड के अंदर चले गए हैं। चूँकि हम ग्राउंड के बाहर मौजूद हैं, तो वो तमाम लोग जो है वो ग्राउंड के अंदर जा चुके हैं। ठीक है, ग्राउंड के अंदर जा चुके हैं। ये लगता है कि जल्दी मैच शुरू होने वाला है, तकरीबन टॉस भी होने वाला होगा। और जैसे कि सुमैया ने बताया कि जो हैं PAF के जवान हैं वो एक बाकमाल एयर शो भी पेश करेंगे। जी सर, अगेन कमिंग टू यू, हम बात कर रहे थे कि कराची के जो लोग हैं वो तो बहुत अच्छे आज जज्बे में हैं। तो सर, कमिंग बैक के 2 बजे मैच शुरू होने वाला है, टॉस भी जल्दी एक्सपेक्टेड है। प्लेइंग 11 कौन होने चाहिए हैं आपके मुताबिक?
देखिए, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं देख रहा हूँ, जो कि आकिब जावेद की और जो रिजवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, उसमें तो यही लग रहा है कि वो 4 मेन बॉलर्स के साथ जाएंगे, जिसमें 3 फास्ट बॉलर्स होंगे और 1 स्पिनर होगा अबरार की सूरत में। उसके बाद वो बाकी 7 जो हैं वो ऐसे प्लेयर्स रख रहे हैं जो बैटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। सो उसमें खुशदिल शाह की इंक्लूजन मुझे लगती है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बिकॉज शायद स्पिनर को प्रेफर करेंगे आकिब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, और उसके साथ आपने देखा तैयब ताहिर जो है वो टीम का पार्ट थे। सो बाकी जो मेन पाकिस्तान का जो बैटिंग स्टे होगा ना, जिसके ऊपर ये होप रखते हैं कि पाकिस्तान में ये इनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वो बाबर आजम है, वो फ़खर ज़मान है। फ़खर ज़मान का हमेशा से जो परफॉर्मेंस रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड वो बहुत ही अच्छा रहा है। सो एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान के फ़खर ज़मान ऊपर से चार्ज करें और उसके बाद बाबर आजम एक स्टेडी रोल अपनाएं और लंबी इनिंग्स खेलें। फिर रिजवान और जो सलमान अली आगा हैं, जिन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में अच्छी पार्टनरशिप भी की हैं, और ये पिछले दोनों मैचेस में भी इनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस थी। इन्होंने सेंचुरीज स्टैंड लगा के जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीता। सो पाकिस्तान होप करेगा कि ये जो 4 आपके मेन बैटर्स हैं, इनमें से 2 या 3 को ज़रूर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो किसी भी टीम में कंट्रीब्यूशंस 2 से 3 ही होते हैं, लेकिन वो इतने सॉलिड कंट्रीब्यूशन होते हैं कि वो जमानत बन जाते हैं कि आपकी टीम जीत जाए। इम्पैक्ट प्लेयर्स की आप बात करें, आपके इम्पैक्ट प्लेयर्स की क्या प्रेडिक्शन है आज की? देखिए, मेरे नज़दीक तो इम्पैक्ट प्लेयर इस वक्त तो फ़खर ज़मान डेफिनेटली फ्रॉम द टॉप उसको परफॉर्म करना चाहिए। बाबर आजम इज़ ड्यू फॉर अ बिग इनिंग। आई थिंक बाबर आजम को भी आज के मैच में परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं, देखिए हर टीम की स्ट्रेंथ में 2 से 3 ऐसे बैटर्स होते हैं जिनमें उनकी पूरी टीम बैंक कर रही होती है कि ये अगर परफॉर्म करेंगे तो हमारा स्कोर जो है, जो भी अपने ज़हन में टारगेट रखा है, चाहे 300 है, 350 है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पिच। सर, लेकिन आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, बाबर आजम का चार्ट भी हमारे सामने है। बाबर आजम तो एक ज़माने में उनको अनबीटेबल कहा जाता था, बट हमने रीसेंट पास्ट में देखा है कि वो अब तक अपनी उस परफॉर्मेंस पर नहीं आ रहे। पहले ये बातें होती थी कि कप्तानी की वजह से शायद वो लैक कर रहे हैं, बट अब तो उनके पास कप्तानी का लक़ब भी नहीं है। क्या लगता है कि आज उनके ऊपर जो हम पूरी कौम बैंक कर रही है, विल ही बी एबल टू परफॉर्म? आई थिंक क्यों नहीं कर सकते हो परफॉर्म। देखें, एक चीज़ ये होती है कि जो आपकी ये आप फॉर्म की बात कर रही हैं ना, देखिए फॉर्म ऑन एंड ऑफ कभी आपको नज़र आती है, कभी आप अच्छा खेलेंगे, कभी अच्छा नहीं खेलेंगे, लेकिन एक क्लास होती है, वो क्लास डेफिनेटली है, इसमें कोई शक नहीं है। बाबर आजम इस वक्त दुनिया भर के टॉप 10 प्लेयर्स में से आप उसको किसी के साथ भी मिला सकते हैं, चाहे कोहली हो, रोहित शर्मा हो, विलियमसन हो। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, क्या बाबर को ओपन करना चाहिए? बाबर आजम देखें अब तो ओपन ही करेंगे, क्योंकि अब ऑलरेडी आपने जो अपनी प्लानिंग में उसका हिस्सा बना लिया है। आई थिंक जो भी आपने बात की ना, थोड़ी सी वेवर्ड परफॉर्मेंस हुई, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सर, आज की रैंकिंग में उनकी पोजीशन दूसरे नंबर पे आ चुकी है। लेकिन दूसरे नंबर का मतलब ये है कि टॉप तो है ना, वो टॉप 2 बैट्समैन में आपको अगर वो नज़र आ रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा बैट्समैन है। वो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि कभी कभी आपके टॉप बैटर्स परफॉर्म नहीं करते, तो फिर उसके बाद जो दूसरे उनके साथ जो टीम में शामिल हैं 11 प्लेयर्स, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब क्योंकि हमारा मेन प्लेयर आउट हो गया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको टीम को लेके एक अच्छे स्कोर तक लेके जाएं। अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं और अगर हम सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो हम किस तरीके से उसको चेस कर सकें। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के इम्पैक्ट प्लेयर्स आज कौन कौन हो सकते हैं? हमने सैटनर और ब्रेसवेल की तो बहुत बात की है कि स्पिनर्स वो अपना डालेंगे कमाल, बट उसके अलावा देखिए न्यूजीलैंड ने अभी तक मैंने देखा है कि जो विलियमसन है ना, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हैं, और वो ना सिर्फ ये कि खुद बैटिंग करते हैं, उनके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं ना, वो उनको भी खिलाते हैं। सो हमने ये देखा कि इनके साथ साथ आप जितने भी उनके जो रिमेनिंग बैट्समैन, फिलिप्स नीचे आके बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेलते हैं और वो अपनी टीम के मैच विनर की सूरत में वो आ जाते हैं। सो मेरे अपने नज़दीक जो बैटिंग है न्यूजीलैंड की, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एज वेल। 1 2 3 4 कॉनवे अगर खेल रहे हैं, लेदम नीचे खेल रहे हैं, सो मेरे नज़दीक इतना आसान पाकिस्तान के बॉलर्स को। सर, एक और बैट्समैन की बात की जाए, जब न्यूजीलैंड की बात की जा डेरिल मिचेल, एवरेज उनकी देखी जाए तो उनकी बहुत अच्छी एवरेज है, मतलब हाईएस्ट उनकी कंसिडर की जाती है जितने पुराने मैचेस देखे जाएं। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो जो जिसकी आप डेरिल मिचेल की जो आप बात कर रहे हैं, ही इज अ मैच विनर। आप जो इम्पैक्ट प्लेयर की बात करते हैं तो वो
जितने भी मैचेस ये खेले हैं, अगर ये जरा सा लंबा खेल गए फिर टीम को ये जिता के ही बाहर आए हैं। ऐसा नहीं हुआ, ये टीम को ऐसी पोजीशन पर छोड़ के गए हैं जहां से टीम के लिए जीतना आसान। 139 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। और वनडे क्रिकेट में 139 का जो स्ट्राइक रेट है ना, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। यूजुअली आप देखेंगे कि 100, 101, 110 के अंदर अंदर वो सारे स्ट्राइक रेट्स होते हैं, क्योंकि 50 ओवर्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू 20 ओवर्स। इसलिए आपको दोनों में फ़र्क नज़र आएगा कि सेम बैट्समैन जो है वो T20 में डिफरेंट अंदाज में खेलता है, उसका स्ट्राइक रेट डिफरेंट होगा, वनडे में उसका डिफरेंट होगा, क्योंकि वनडे में आपको अपनी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है इनिंग पहले, उसके बाद आप सिचुएशन को देख के अपने आप को एक्सेलरेट करते हैं, अपने रेट ऑफ स्कोरिंग कैसे बढ़ाना है कैसे नहीं, तो उसमें आपका रेट ऑफ स्कोरिंग है जो स्ट्राइक रेट है वो वेरी करता रहता है। ठीक है जी व्यूअर्स, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन कहीं जाएगा मत, क्योंकि चंद ही लम्हों में हमें पता चल जाएगा कि टॉस का क्या फैसला आता है और फिर मैच शुरू हो जाएगा। कुछ ही देर में टॉस होने लगा है और फिर हमें क्लियर पिक्चर आ जाएगी, क्योंकि प्लेइंग 11s भी हमारे सामने होंगे। लेकिन हारून सर, पहले बात कर लेते हैं कि आज नेशनल स्टेडियम कराची जहाँ पर मैच होने जा रहा है, वहाँ की पिच कंडीशन कैसी है? क्योंकि मौसम के बारे में तो ये बताया जा रहा है कि मौसम अच्छा रहेगा, गर्म रहेगा, इट्स अ वेरी प्लेजेंट सनी डे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि टॉस होने वाला है, टॉस के बाद जो भी टीम टॉस जीतती है उसको बॉल करना चाहिए पहले या बैट करना चाहिए? किसके ज़्यादा चांसेस हैं जीत के? देखिए, कराची की जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि जब सेकंड हाफ में बॉलिंग की जाती है तो उस वक्त जो ड्यू का फैक्टर है वो आ जाता है। जब ड्यू के फैक्टर आने से ना सिर्फ ये कि पिच उस पर इफेक्ट होती है, असरअंदाज होती है, आउटफील्ड भी जो है वो वेट हो जाती है, जिसकी वजह से बॉल जो है ना वो भी जब वेट होती है तो उसमें वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जिसमें स्विंग मॉइस्चर आए तो वो उसमें स्विंग और सीम वाला एलिमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है, बॉल अच्छा पिच पे गिरता है और बल्ले पे आता है। इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि दोनों टीमों के कप्तान अगर टॉस जीतेंगे वो पहले फील्डिंग करना चाहेंगे। फील्डिंग करने से एक एडवांटेज ये है कि एक तो उनको अर्ली जो भी इस वक्त जो रोल हुई है पिच, जो हल्का सा ग्रास का उसके ऊपर जो कवर नज़र आ रहा है और वो बहुत इवन है, उसका एडवांटेज फास्ट बॉलर्स ले सकते हैं। अगर हल्की सी उनको मूवमेंट मिल गई और अर्ली उसमें उन्होंने 2 से 3 विकेट्स ले लिए अगर विद इन 15 ओवर्स या 10 ओवर्स, तो फिर वो टीम का पल्ला भारी हो जाता है, क्योंकि टीम बैटिंग जो कर रही होती है वो थोड़ा सा डिफेंसिव चले जाती है। उनके 3 टॉप ऑर्डर्स अगर आउट हो गए हैं तो उनको फिर रिकवरी मोड में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो फील्डिंग साइड है थोड़ी सी और हावी हो जाती है बैटिंग साइड के ऊपर, उनको रन्स इतने आसानी से नहीं मिलते। सो वो प्रेशर फर्दर डेवलप करके उस टीम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं समवेयर अबाउट 250 टू 270। तो ऐसे रन्स जब अगर इतने रन्स पे अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, देन बैटिंग के लिए सेकेंड टाइम बड़ा ईजी हो जाता है इस स्कोर को चेस करने के लिए। ठीक है, तो आपके मुताबिक कि पहले जो भी टीम जीतती है वो फील्डिंग की तरफ जाएगी। सर, हेड टू हेड की बात कर ली जाए, पिछले 10 मैचेस हम देख लें ODIs बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, तो हेड टू हेड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो ज़्यादा जो पलड़ा भारी है वो तो है पाकिस्तान का, कि उन्होंने ज़्यादा मैचेस जीते हुए हैं। लेकिन मैं ये भी ऐड करती चलूँ कि इन द रीसेंट पास देखा जाए तो न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। उसका रीज़न है, देखें, एक ज़माने में जब न्यूजीलैंड की टीम जब हारती थी तो उनकी टीम में 1 से 2 ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर्स होते थे जो कुछ रोल प्ले करते थे। जी हारून सर, एज यूजुअल आप ठीक थे, शाहीनों ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है, तो अब क्या कहना है? और रिजवान साहब का ये कहना था, जो हमारे कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान का कहना था कि हमने बैटिंग भी करके देख ली, हमने बॉलिंग भी करके देख ली है और जो हमने गलतियां की हैं हम उससे भी सीखेंगे, और बस अभी थोड़ी देर में प्लेइंग 11 भी आने वाले होंगे। तो अब आपको क्या लगता है कि फील्डिंग करके हमारे पास कितना ज़्यादा एडवांटेज है? देखिए, बहुत अच्छा टॉस जीता है, जिसकी वजह से मैं ये फील करता हूँ कि पाकिस्तान ज़्यादातर इन्हिसार करता है अपनी फास्ट बॉलिंग। पाकिस्तान डे टाइम में बॉलिंग करेगा और डे टाइम में बॉलिंग करने का एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान को रिवर्स स्विंग भी मिल सकती है, क्योंकि गेंद बॉलें, क्योंकि 25-25 ओवर होते हैं, दोनों तरफ 2 नई बॉलें लगती हैं वनडे क्रिकेट में। सो उससे ये होगा कि कोई 8 से 10 ओवर के बाद बॉल जो है ना थोड़ा सा जब पुराना होने के बाद एक साइड ये लोग रफ रख के और दूसरी साइड को शाइन करके अपनी रिवर्स स्विंग की तरफ आएंगे। और आज जो अगर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो हारिस रऊफ,
का जो स्पेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो मिडिल ओवर में आगे बॉलिंग करते बिल्कुल मैं आपको बता दी चलूँ, प्लेइंग 11 में जो चेंजिंग आई है वो ये आई है कि फ़हीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ को डाल लिया गया है। एग्जैक्टली मैंने कहा था एक ही चेंज ये करेंगे, बाकी ये खुशदिल शाह के ऊपर ही जाएंगे और तकरीबन जो हमने प्लेइंग 11 बताई थी वही तकरीबन प्लेइंग 11 खेल रही है। क्योंकि हमेशा से अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में शाहीन शाह अफरीदी अपने पहले 1-2 ओवर्स में ही जो है वो विकेट्स लेके देते हैं। उनसे मुंसलिक भी यही है कि वो आते साथ अपने पहले ओवर में जरूर विकेट लेते हैं। क्योंकि अब पाकिस्तान अगर टॉस जीत के आए तो उसके बाद जो इनकी प्लानिंग है वो उसको एक तो इन्होंने प्लान किया हुआ है कि जी हम टॉस जीत के ये करेंगे, लेकिन अब उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी बॉलिंग बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए, आपकी फील्डिंग उसको सपोर्ट करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस हमने आई रियली होप कि इंशाल्लाह आज एग्जीक्यूशन जरूर करेंगे। तो देखते हैं मैच क्या होता है, लेकिन अभी वक्त हुआ है यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक जी व्यूअर्स। टॉस हो चुका है, प्लेइंग 11 भी सामने आ चुकी हैं। हारून सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान इस फील्डिंग फर्स्ट, क्या अचीवेबल टारगेट है, उनको कहाँ तक कंटेन रखना चाहिए न्यूजीलैंड को? देखिए, एक तो प्लान का हिस्सा था टॉस जीतना, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया, लेकिन अब प्लान की एग्जीक्यूशन का वक्त आया। उस एग्जीक्यूशन में ये है कि फर्स्ट 10 ओवर्स में पाकिस्तान को 2 से 3 विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की बॉलिंग में ये कैपेबिलिटी है कि वो ये कर सकते हैं। इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी ने हमेशा अपने पहले या दूसरे ओवर में आपको ब्रेक थ्रू दिया है। उसके बाद फिर ये होगा कि ये भी आपको इजी नहीं लेना होगा कि अगर आपने 2-3 आउट भी कर लिए हैं तो उसके बाद आप रिलैक्स कर जाएं, ऐसा नहीं। कंटेन रखना है आपने। मेरे अपने नज़दीक जो पिच को मैं देखता हूँ अराउंड 250-260 अगर पाकिस्तान इनको रिस्ट्रिक्ट कर लेता है तो मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर ड्यू फैक्टर को भी हम देखते हैं, लेकिन एनीथिंग अबव 300-320 देन वो इट वुड बिकम अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग में आप देख लेंगे 2 से 3 ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप डिपेंड करते हैं। अगर वो फेल हो जाते हैं तो आपकी बाकी जितनी भी बैटिंग है वो कोई काम नहीं दिखाती। सो मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान को सबसे पहले बॉलिंग और उसके बाद फील्डिंग को सपोर्ट करना, बॉलिंग का इन टर्म्स ऑफ गेटिंग कैच, टेकिंग कैचेस, आपने रन्स को रोकना, 1-2 रन आउट कर देना। सो अगर जब ये पाकिस्तान करने में कामयाब हो जाएगा तो मेरे अपने नज़दीक न्यूजीलैंड को डेंट पड़ेगा। न्यूजीलैंड थोड़ी सी ज़रूर होगी क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है उसमें ये अहलियत है कि वो विकेट्स ले सके। बिल्कुल सर, उनके कैप्टन का भी यही प्लान था, अगर वो भी जीतते तो वो भी पहले फील्डिंग की तरफ ही जाने वाले थे। बिल्कुल ऐसे ही थे, इसलिए कि वो क्योंकि उनको डे टाइम में बॉलिंग करनी है। डे टाइम में बॉलिंग से आपको थोड़ा सा स्विंग मिलेगा, सीम मिलेगा, रिवर्स स्विंग मिलेगा। वेयर एज अगर ड्यू फैक्टर आ जाता है देन आपको शाम के वक्त, जो रात के वक्त जब बॉलिंग होती है उसमें आपको ना सीम मिलता है, ना स्विंग मिलता है और ना ही आपको रिवर्स स्विंग मिलती है। सो वो बैटिंग के लिए ज़्यादा आसान हो जाती है। तो आई थिंक पाकिस्तान ने पहले मरहले में तो बड़ा अच्छा रोल प्ले कर लिया कि ठीक है आप टॉस जीत गए, बट अब उनको रिस्ट्रिक्ट करना है ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी बैटिंग कोई इतनी कमज़ोर नहीं है। स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप आई थिंक वो डेफिनेटली मिस करेंगे, जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी रविंद्रा का, बिकॉज उसने ऑफ लेट बहुत ज़बरदस्त इमर्ज किया एज ए टॉप क्लास बैटर। T20 में भी बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको तो टेस्ट मैचेस में भी खिलाते हैं और वो वनडे का भी बड़ा अच्छा प्लेयर है। सो उनका क्योंकि विल यंग उनकी जगह ओपन करेंगे। विल यंग अभी तक इतना अच्छा कामयाब नहीं रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तानी बॉलिंग। सो अर्ली स्टेजेस पे अगर वो आउट होते हैं तो उनके केन विलियमसन मेन बैटर हैं जिनको पाकिस्तान को टारगेट करना होगा, और इसी तरह मिचेल का आपने जिक्र किया था उसको टारगेट करना होगा। देन नीचे फिलिप्स हैं। सो ये 3 उनको ऐसे टारगेट हैं जिनको पाकिस्तान को करना होगा कि उनको कम से कम रिस्ट्रिक्ट करें उनको, या उनको बहुत ज़्यादा रन्स ना करने दें। ठीक है जी सर, टॉस तो हमने जीत लिया, लेकिन आप जैसे आपने कहा एग्जीक्यूशन का टाइम है और अब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को कंटेन रखना है। व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो प्री मैच था वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। चल के अब मैच देखते हैं और एक मरतबा फिर से पोस्ट मैच डिस्कशन के लिए आपसे मुलाकात होगी रात 12:10 पर। हम एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे।